हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैं यहां पे अज्यूम करता हूं कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, फाइनाइट लेंथ का, L इसका लेंथ है, और इसमें जो हमारे पास करंट है वो किसी भी डायरेक्शन में मान लीजिए, तो आप मान लीजिए ऊपर की डायरेक्शन में करंट इसमें फ्लो होता है, I करंट इसमें फ्लो होता है। तो हमने चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये सीखा है कि जब करंट कंडक्टर में ऐसे फ्लो होता है तो इस कंडक्टर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं। उनका मोशन रैंडम होता है, लेकिन ओवरऑल उनका जो मोशन है वो जो है ड्रिफ्ट होते हैं ओवरऑल, और ड्रिफ्ट की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है। और ड्रिफ्ट की एक पर्टिकुलर स्पीड होती है जिसको ड्रिफ्ट स्पीड कहा जाता है। ड्रिफ्ट स्पीड से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस समय चल रहे होंगे। अब मैंने एक और चीज़ मानी कि इस पूरे रीजन में ये जो कंडक्टर है जहाँ पे रखा है उस रीजन में एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। तो इस पूरे रीजन में मैंने मान लिया एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, लाइक दिस। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, B के बराबर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो हमें देखना है कि क्या इस कंडक्टर पर कोई फोर्स लगेगा या नहीं। तो फोर्स की बात आई क्यों? क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है, और मूविंग चार्ज पार्टिकल जब एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो कायदे से इस पर फोर्स लगना चाहिए, और उसी को कैलकुलेट करने हम आए हैं यहाँ पर। तो एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो लगना चाहिए -q, माइनस इसका चार्ज इनटू वेलोसिटी उसकी vd क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर। ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो देखिए वेलोसिटी इसकी है नीचे की तरफ। एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। तो यदि हम v क्रॉस b निकालें तो वेलोसिटी है नीचे, इमेजिन कीजिए वेलोसिटी वेक्टर है नीचे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। तो v क्रॉस b यदि हम देखें v क्रॉस b तो v क्रॉस b आता है इस तरफ, बिकॉज इट इज अ नेगेटिव चार्ज। तो v क्रॉस b के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो मैं कह सकता हूं इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये सारे वेक्टर जो हैं ये इमेजिन होने चाहिए, इमेजिन होने ही चाहिए। आप कोई विजुअलाइजेशन का वेट मत कीजिए, आप बस इमेजिन कीजिए कि ये वेक्टर वेलोसिटी नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो v क्रॉस b होगा इधर, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा v क्रॉस b के ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फोर्स मिल गया। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की कहानी सेम होगी। तो इस सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है वो फोर्स लगने वाला है, सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगने वाला है। अच्छा, तो यदि मैं एक पर्टिकुलर लेंथ की बात करूं, यदि मान लीजिए इस पूरे कंडक्टर की बात कर रहे हैं, पूरे कंडक्टर की लेंथ L हमने पहले ही डिफाइन कर रखी है। सो L लेंथ में मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो लेंथ इनटू A, ये क्या आ गया बेटा? वॉल्यूम आ गया है। ये वॉल्यूम है इस पूरे कंडक्टर का, और कंडक्टर में हम जानते हैं क्वांटिटी होती है नंबर डेंसिटी, दैट इज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो यदि मैं इस पूरे वॉल्यूम में ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, तो क्या करना होगा मुझे इसे n से मल्टीप्लाई करना होगा। व्हाट इज n? n इज टोटल, n इज नंबर चार्ज डेंसिटी, दैट इज टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि ये नंबर डेंसिटी है, इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया भाई? हमारे पास आ गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है दोस्तों?
ये फोर्स लग रहा है। चार्ज कितना है E, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं इसमें, मैग्नीट्यूड चार्ज का है E, ड्रिफ्ट स्पीड है VD, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड VD क्रॉस V। अभी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन यदि हम जनरल केस की बात करें तो एंगल अलग अलग भी हो सकता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड का। हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो सकता है किसी और डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो, कंडक्टर का जो अलाइनमेंट है, ओरिएंटेशन है, वो भी अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो हम जनरल केस की बात करें तो क्रॉस लिख दीजिएगा, ये आ गया। चाहे तो आप इसको QVB sin थीटा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कर लेंगे वो सब एडजस्ट। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है, तो ये टोटल फोर्स आ गया कंडक्टर पर। ये फोर्स आपके पास टोटल आ चुका है, टोटल फोर्स आ चुका है। अब भाई हम जानते हैं VD जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन हमको पता है। हम जानते हैं कि करंट जो होता है वो होता है N एरिया इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू VD। तो VD की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, I/9 जो है हम VD की वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम यदि मैग्नीट्यूड की बात ही कर लें, तो आ जाएगा आपके पास N L A E VD B sin थीटा, जो अभी थीटा 90 है, और VD को लिख सकता हूं मैं I/NAE। तो यहां से आ जाएगा NLAE I/NAE इंटू B sin थीटा। थीटा इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि जनरल केस की बात कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर केस में तो एंगल 90 है, लेकिन जनरल केस के लिए एंगल थीटा हो सकता है। आपके पास है F, सो N से मर गया N, A से मर गया A, E से मर गया E, तो आपके पास आया LIB sin थीटा। LIB sin थीटा इसको मैं और सजा के लिख सकता हूं ILB sin थीटा, ILB sin थीटा। अब ILB sin थीटा ऐसा लग रहा है कि ये AB sin थीटा कुछ लिख रहा है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में हम लिखते थे A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू AB sin थीटा, तो इसको भी क्रॉस प्रोडक्ट में बदला जा सकता है इसको, और फोर्स को हम लिख देते हैं काफी सोच समझ के, IL क्रॉस B। मैं मतलब समझाऊंगा अभी इसका, L वेक्टर का क्या मतलब है। IL क्रॉस B आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है यदि मैग्नीट्यूड की बात करें। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर ये आपको मिलेगा ILB sin थीटा। ये दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इनको। ये वेक्टर फॉर्म में है और ये मैग्नीट्यूड है इसका। अब L वेक्टर क्या है, तो कंडक्टर में जो करंट है उस करंट की डायरेक्शन में लेंथ को वेक्टर यहां पे मान लिया है, तो यहां पे हम लिख देंगे दैट L वेक्टर इज डायरेक्शन ऑफ L वेक्टर इज इन सेम डायरेक्शन सेम एज करंट, कि जो करंट की डायरेक्शन है बेटा वही L वेक्टर की डायरेक्शन मानी गई है। करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो L वेक्टर की डायरेक्शन भी ऊपर है, ये L वेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड कहीं होगा और उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको फोर्स ऑन दैट कंडक्टर मिल जाएगा। ये F वेक्टर क्या है, दिस इज फोर्स ऑन कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। अब एक छोटा सा सवाल करते हैं कि एक आपके पास कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो होता है I के बराबर और इसका लेंथ है L के बराबर, और मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे रीजन में इस तरह से है B, जो एंगल बना रहा है थीटा के बराबर। तो आपको बताना ये है, फाइंड फोर्स ऑन कंडक्टर कितना होगा, और इसकी डायरेक्शन भी आपको बतानी है कितनी होगी। अब इस वीडियो को पॉज कर लीजिए यहीं पे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाए उसके बाद आंसर चेक करने के लिए सॉल्यूशन को कंटिन्यू करें, इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो इस क्वेश्चन में हमें ये दिया था और हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला एक कंडक्टर के ऊपर होता है F वेक्टर, F ऑन कंडक्टर इज इक्वल टू I
L क्रॉस B। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो F होता है ILB साइन थीटा। थीटा होता है हमारा L और B वेक्टर के बीच में एंगल। तो देखिए हम ये जानते हैं कि L वेक्टर हमेशा करंट की डायरेक्शन में लिया जाता है, तो इसकी लेंथ L है और करंट ऊपर की तरफ है, तो L वेक्टर भी ऊपर की तरफ लिया जाएगा। ये है आपका L वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो इस तरीके से है, तो हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा के बराबर। थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से है, तो L वेक्टर के साथ एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो F की वैल्यू मिल जाएगी आपको ILB साइन 90 माइनस थीटा। तो आपको ये मिल जाएगा ILB कॉस थीटा के बराबर आंसर मिल जाएगा फोर्स का। तो इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, दैट विल बी ILB कॉस थीटा। अब अगला सवाल है हमारे पास कि एक लूप है स्क्वायर शेप में और जिसकी साइड लेंथ है a के बराबर, और इसमें करंट जो है फ्लो होता है इस तरीके से। करंट I0 इसमें फ्लो होता है, करंट I0 ऐसे करंट इसमें फ्लो होता है इनकी पूरे लूप में। इस पूरे रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे रीजन में बाहर की तरफ है बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है B। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इसका मैग्नीट्यूड है B के बराबर। तो हमें बताना ये है, फाइंड फोर्स ऑन द लूप। हमें इस पूरे लूप पर फोर्स की कैलकुलेशन करनी है, कितना फोर्स इस पूरे लूप पर लगेगा। अब इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए, इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, और उसके बाद जब आपका जो है अटेम्प्ट हो जाए क्वेश्चन, उसके बाद इस वीडियो को देखना चालू करें। कोई भी वो नहीं होना चाहिए चीटिंग, आराम से पॉज कर लो, कोई जल्दी नहीं है, तभी आप सीख पाएंगे। हो गया? तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है IL क्रॉस B के बराबर फोर्स लगता है किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर में यदि उसको B मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। तो पहले हम इनको नाम दे देते हैं, इसको A कह दिया, इसको AB कह दिया, इस पॉइंट को इसको C कह दिया, इसको D कह दिया। तो पहले मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूं, कंडक्टर AB की। कंडक्टर AB, इसमें करंट दौड़ रहा है I0 के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे रीजन में है बाहर की तरफ। तो देखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और जो लेंथ है वो इस तरफ है। सो IL क्रॉस B, यदि बात करें IL क्रॉस B ऐसे कर लीजिए, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, सॉरी L वेक्टर B वेक्टर, सो L क्रॉस B, तो ये आपको मिलेगा नीचे की तरफ, ये आपको मिलेगा नीचे की तरफ। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा बेटा वो लगेगा नीचे की तरफ, FAB, और जिसकी वैल्यू होने वाली है ILB साइन 90। तो ये हो जाएगा आपके पास बेसिकली IAB। ये मैग्नेटिक फोर्स होगा कंडक्टर AB के ऊपर। अब BC की बात करें, B और C, ये B है, ये C है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में है I0। मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के ऊपर बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ। तो L वेक्टर है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, सो L क्रॉस B जो है वो होगा, L क्रॉस B बाहर की तरफ होगा। तो मैं कह सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस कंडक्टर के ऊपर होगा बाहर, FBC वो होगा IAB साइन 90, अगेन IAB। ऐसे ही हम बात करें कंडक्टर CD की, करंट इसमें इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, और हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, सो L वेक्टर है इधर, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, सो L क्रॉस B जो है वो होगा ऊपर की तरफ। सो मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू है वो होगी FBC, और जिसका रिजल्ट होगा IAB अगेन। अब लास्ट वायर है हमारे पास D क्रॉस DA, वायर है DA, ये D है, ये A है बेटा, करंट है ऐसे I0, और मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ। इसमें भी आप यदि L क्रॉस B लगाएंगे, L वेक्टर है नीचे और B वेक्टर है बाहर, सो L क्रॉस B यदि आप करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आएगा
इस तरफ ये मैग्नेटिक फोर्स होगा जिसकी वैल्यू अगेन IAB के बराबर होने वाली है। IAB फोर्स लगेगा इस कंडक्टर के ऊपर। तो यदि मैं इन सारे फोर्सेस को इस एक सिंगल डायग्राम में दिखाऊं तो ये फोर्सेस कुछ ऐसे लग रहे हैं कि ये हमारे पास लूप था, ABCD ऐसे थे, ABC और D। इस वायर के ऊपर नीचे फोर्स F = IAB, इस वायर के ऊपर बाहर फोर्स IAB, इस वायर के ऊपर बाहर फोर्स IAB और इस वायर के ऊपर इधर फोर्स IAB। तो यदि हम टोटल फोर्स की बात करें तो जितना फोर्स इधर है उतना ही फोर्स इधर है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि नेट फोर्स, यदि इस लूप के ऊपर बात करें, नेट फोर्स ऑन दिस लूप दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, समझ गए? यही है आपका आंसर। यदि एक पर्टिकुलर वायर पे पूछते हैं तो पर्टिकुलर वायर पे बता सकते हैं IAB ऑन ईच वायर फोर्स लग रहा होगा। अब एक और सवाल करते हैं, एक सवाल और, कि एक हमारे पास टेबल है और इस टेबल पर एक वायर रखा हुआ है लाइक दिस, और इसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में। करंट इसमें फ्लो हो रहा है I के बराबर, इसकी कुछ लेंथ है L, और मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे रीजन में इस डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, समझ गए? और क्वेश्चन में जो कुछ डेटा आपको दिया हुआ है, कुछ डेटा दिया है कि मास जो है इस वायर का वो 200 ग्राम है, जो लेंथ है, जो करंट है वो भी आपको दिया है, लेंथ इज 1.5 मीटर, और करंट की जो वैल्यू है दैट इज 2 एम्पियर। और क्वेश्चन में कहा गया है कि दिस वायर इज लेविटेटिंग, दिस वायर इज सस्पेंडेड इन द एयर, सस्पेंडेड इन द एयर। वायर जो है हवा में टिका हुआ है, इट्स लेविटेटिंग। यहां लिखूंगा मैं, वायर इज लेविटेटिंग, या लेविटेटिंग का मतलब हवा में झूल रहा है, हवा में झूल रहा है। तो आपको बताना ये है कि कौन सा वेरिएबल मिसिंग है यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो मिसिंग है। आपको बताना है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन, ये आपको बताना है। इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, वही हमारा नियम है, इसको पॉज करके इसको अटेम्प्ट करें पूरी ईमानदारी के साथ, और फिर अपना जो है आंसर मैच करें, ठीक है? आइए, तो लेविटेटिंग का मतलब ये है कि इसके ऊपर इसका कोई वेलोसिटी इसके पास नहीं है, वेलोसिटी में कोई चेंज भी नहीं है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर सारे लगने वाले फोर्सेस बराबर हैं। तो यदि इसके ऊपर जितना भी मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, और एक दूसरा फोर्स और कौन सा हो सकता है, mg, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बैलेंस कर रहा होगा इसके मैग्नेटिक फोर्स को। एक पॉसिबिलिटी यहां पे समझ में आ रही, बिकॉज मास दिया है हमें, तो मास से कौन सा फोर्स रिलेटेड है, mg, और करंट L और B दिया है तो एक मैग्नेटिक फोर्स रिलेटेड है। तो दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे होंगे, तो इसका मतलब यदि वो एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं तो वो वायर इक्विलिब्रियम में है। वायर इक्विलिब्रियम में तो हम कह सकते हैं कि वो लेविटेट कर रहा होगा। तो पहले हम बात करते हैं इसके ऊपर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ये हमारे पास टेबल है, यही दिखा देता हूँ। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा नीचे, mg के बराबर, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होगा। इसमें यदि हम बात करें मैग्नेटिक फोर्स की इस कंडक्टर के ऊपर, तो करंट इसमें है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पीछे की डायरेक्शन में है। और यदि मैं IL क्रॉस B मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करूं तो करंट इस डायरेक्शन में, तो मैं कह सकता हूं लेंथ का जो वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। लेंथ वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, IL क्रॉस B जो है मैग्नेटिक फोर्स भी ऊपर की डायरेक्शन में होगा। ये मैग्नेटिक फोर्स IL क्रॉस B
ऊपर की डायरेक्शन में होगा और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये रॉड है, इस रॉड के ऊपर एक फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू ILB sin 90, बिकॉज लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, नीचे लग रहा है mg के बराबर फोर्स। सो यहाँ पे ILB sin 90 इज इक्वल्स टू आप कर देंगे यहाँ पे mg के बराबर, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको मिल जाएगी mg अपॉन IL के बराबर। मास कितना दिया है 200 ग्राम विच इज 0.2 kg इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की वैल्यू है 10 के बराबर। करंट कितना है, करंट है 2 एम्पियर और लेंथ कितनी दी गई है 1.5 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, आंसर आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला में आंसर आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि हमारे पास दो पैरेलल वायर्स हैं और वो काफ़ी, उनकी जो लेंथ है बहुत ज़्यादा है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो भी उनके बीच में फोर्स होगा, बेसिकली हम उसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हेडिंग कि मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लॉन्ग कंडक्टर्स। तो यहाँ पे मैं दो कंडक्टिंग वायर में बना रहा हूँ आपके लिए। एक वायर है ऐसे और एक वायर है ऐसे। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इनके बीच का सेपरेशन मान लीजिए d के बराबर है। इनके बीच का सेपरेशन d के बराबर है। काफी लेंथ इनकी ज्यादा है, तो इस वायर में मैंने मान लिया करंट I1 के बराबर है, इस वायर में करंट है I1 के बराबर, और इस वाले वायर में करंट I2 के बराबर है। मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो भी एक समान ले ली है, एक जैसी जो डायरेक्शन है करंट्स की, उसमें भी I1 इस डायरेक्शन में, उसमें भी I2 इस डायरेक्शन में। अब इसकी वजह से इसके ऊपर हमें फोर्स निकालना है, कितना होगा। तो क्योंकि इनकी लेंथ का कोई अता पता नहीं है, तो मैं इसके एक छोटे से पोर्शन पर ही मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकता हूं। तो मैंने इस वायर की वजह से डिसाइड किया यहां पर फोर्स निकालूंगा और यहां पर भी एक छोटे से सेक्शन के ऊपर फोर्स निकालूंगा। ये जो शेडेड सेक्शन है इसका लेंथ मान लिया L के बराबर है। मैं इस छोटे से सेक्शन के ऊपर फोर्स निकालूंगा, कितना लगेगा। तो मैंने मान लिया कि लेंथ L की बात कर रहे हैं। इस L लेंथ के पोर्शन में जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब लेंथ वेक्टर की वैल्यू, लेंथ वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है। अब बेटा इस वायर की वजह से यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहूं, तो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको देखना बताया था कि अपना थंब जो है वो इस करंट की डायरेक्शन में करें पॉइंट, और अपनी राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल करें। तो आप देख सकते हैं कि यदि मैं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहूँगा तो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो होने वाला है नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड होगा नीचे, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा नीचे, मैग्नेटिक फील्ड होगा नीचे, मैग्नेटिक फील्ड होगा नीचे, और इसकी वैल्यू B1 मान ली। और B1 का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, μ0/4π 2I/r। सो 2I1 डिवाइडेड बाई d, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी इस वायर की वजह से इन सारे पॉइंट्स पर। याद आया फॉर्मूला? नहीं याद आया? देखो भाई, ये एक वायर है, इसमें करंट I1 जा रहा है, इसी के साथ में एक पैरेलल दूसरा वायर है। तो मैं यहां से d डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं, तो क्या करना होगा, मुझे इस वायर पर अपना थंब पॉइंट करना होगा और मैं इसको कर्ल करूंगा, तो अंदर की डायरेक्शन में मुझे कर्ल मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ होगा और फॉर्मूला होगा उसका μ0/4π 2I1/d। अब इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग वायर जो है रखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो मैं कह सकता हूं कि इस छोटे से पार्ट के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और उसकी डायरेक्शन होगी IL×B। L वेक्टर है इधर, मैग्नेटिक फील्ड जो है नीचे की तरफ है, सो IL×B। L×B जो है वो अंदर की तरफ होगा। तो मैं कह सकता हूं
कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उस दूसरे वायर की तरफ ही लगने वाला है, इस दूसरे वायर की तरफ ही मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम फिर से कि ये L लेंथ का एक वायर है, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ है, इसका L वेक्टर है इस तरफ, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लगना ही चाहिए। ये इसका एक व्यू हो गया। मैं दूसरा व्यू भी आपको दिखा देता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये करंट I1 है वायर, ये दूसरा वायर है जिसके ऊपर करंट I2 है। इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है। हम टॉप व्यू यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम बात कर रहे थे इस L लेंथ के वायर के बारे में, L वेक्टर। सो बेटा L वेक्टर इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, सो L क्रॉस B किस तरफ आएगा, मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ मैग्नेटिक फोर्स आएगा। ये टॉप व्यू मैंने आपको दिखा दिया, ये टॉप व्यू है और ये जो है ये साइड व्यू है आपका। ठीक है, समझ गए कि फोर्स जो है वो इस तरफ लगेगा और फोर्स की वैल्यू होने वाली है, फोर्स की वैल्यू मैं बता देता हूँ कितनी होगी। फोर्स विल बी इक्वल टू करंट कितना है I2, लेंथ कितनी है इसकी L, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है μ0/4π 2I1 डिवाइडेड बाई d। इसको आप थोड़ा सा सजा के लिख देंगे तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू मिलेगी आपको μ0/4π 2I1 I2 डिवाइडेड बाई d इंटू L। ये फोर्स आपको मिलने वाला है। क्योंकि करंट की डायरेक्शंस एक जैसी थी तो ये फोर्स जो है अट्रैक्टिव टाइप का था। देखिए ये फोर्स इस वायर की वजह से इसके ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स होगा। तो मैं कहूंगा कि ये फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव टाइप का है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। और एक और क्वांटिटी होती है जिसको कहते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, F/L जो है इसको कहते हैं बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ, कि इसके यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है, इसके यूनिट लेंथ पर, यूनिट पार्ट पर कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करें तो ये हो जाता है आपके पास μ0/4π, L हट जाएगा 2I1 I2 डिवाइडेड बाय d, 2I1 I2 बाई d। इसको भी याद रखें और इसको भी याद रखें। अब यही कैलकुलेशन आप इस वायर की वजह से इस पर करते तो भी सेम आता, इसकी वजह से यहां फोर्स निकालें चाहे इसकी वजह से यहां फोर्स निकालें, आंसर आएगा सेम। अब कॉन्सेप्ट एक यहां पे याद रखना ये है कि यहां पे नोट करके एक बात लिखें कि यदि वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं। यदि डायरेक्शन करंट की सेम है और यदि डायरेक्शन करंट की ऑपोजिट हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, F रिपल्शन, रिपल्सिव कह सकते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस यहाँ पर लगते हैं। तो नोट 1 नोट 2 समझ गए इनका मतलब। यदि करंट की डायरेक्शन सेम है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वायर, और करंट की डायरेक्शन यदि ऑपोजिट है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं वायर।